ब्रिटेन के इकोनॉमी का हाल ये था कि वहां पे 1 आउट ऑफ 5 पीपल जो है अनएम्प्लॉयड होने लगे। तो यूरोप को रिकवर करने में कौन इन्वॉल्व हुआ था? यूएस हुआ था। उसने पैसे दिए थे। कहां से पैसे आ रहे थे? अब जब ये सब चीजें हुआ तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन इमेजिन कि कितने लेवल ऑफ पॉपुलेशन तो हमारा गांव में रहता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज है। तो इन हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है हिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, 3rd चैप्टर, और 2 लेक्चर इसमें हो भी गया है। आज ये 3rd लेक्चर है। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे मेकिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कैसे 1815 से लेके 1914 तक कैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज हुआ। 1914 में होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उस टाइम पे जब वॉर स्टार्ट होता है, इट वाज इन अगस्त 1914। जब वॉर स्टार्ट होता है तो बहुत सारी गवर्नमेंट को ये लगता था यार 2-4 महीने बस चलेगा, सब नवंबर दिसंबर तक ओवर हो जाएगा। बट इट लास्ट फॉर 4 ईयर, दैट इज 1914 से लेकर 1918। एंड इसने भी एक मेजर रोल प्ले किया था पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को बदलने में। सो दैट इज द रीजन हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी। कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को वॉर ने चेंज किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर फोकस करें तो ये 2 मेजर पावर ब्लॉक के बीच में था। 2 पावर ब्लॉक थे, एक थे एलाइज और दूसरे थे सेंट्रल पावर। ठीक है, एलाइज और सेंट्रल पावर। तो अगर देखा जाए शॉर्ट में अगर, तो ये हो गया हमारा इटली। ओके, तो एक तो था ब्रिटेन, ये हो गया हमारा ब्रिटेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिटेन। दूसरा था एलाइज में फ्रांस, तीसरा रसिया, चौथा लास्ट में इसके पार्ट बने थे यूएस लास्ट में इसका पार्ट बना था। इट वाज अ 4th ग्रुप, और भी कई सारे छोटे मोटे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। सेंट्रल पावर में जो आते थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर अभी के टाइम में जो टर्की है वो यहाँ पे, फ्रांस ये रहा तुम्हारा, जर्मनी यहाँ पे, और ऑस्ट्रियन हंगरी यहाँ पे। तो ये मेजर ब्लॉक्स थे, पावर ब्लॉक्स थे। इन 2 पावर ब्लॉक के बीच में क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था। अब ये जो वॉर था, इट वॉज अ मॉडर्न वॉर। इसको माना जाता है मॉडर्न वॉर। रीजन इसलिए क्योंकि इसमें मेजर इंडस्ट्रियल पावर उस टाइम के इन्वॉल्व थे। जो इंडस्ट्रियल पावर थे, इंडस्ट्रियल कंट्रीज, आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग पार्टिसिपेंट थे। और मैसिव लेवल ऑफ एम्यूनिशंस, आर्म्स, वेपन्स, इस तरीके की चीजें, जैसे कि आप मॉडर्न टाइप के आर्म्स, एयरक्राफ्ट, गन्स, टैंक्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें यूज हुई थी। इसीलिए इसको जो है मॉडर्न वॉर बोला गया। और इसके कारण जो है डिस्ट्रक्शन भी उसी लेवल का था। अगर डिस्ट्रक्शन को हम लोग सिर्फ पब्लिक डेथ और इंजरी में कंसीडर करें, डिस्ट्रक्शन, जो लगभग उस टाइम पर ऐसा माना जाता है 9 मिलियन पीपल डाइड। 9 मिलियन का मतलब कितना हो गया? लगभग 90 lakhs पीपल डाइड, और लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ पीपल इंजर्ड। 2 करोड़ मिलियन पीपल इंजर्ड।
अब आप इस बात को सोचो कि ये कौन लोग थे। वॉर, जो मेजॉरिटी ऑफ वॉर हो रहा था वो हो रहा था यूरोप में। अब अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज के कारण बहुत सारा वर्कफोर्स जो है इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा था, लेकिन वॉर के कारण उस वर्कफोर्स को किधर जाना पड़ रहा है, वॉर जोन में। मींस एट दैट टाइम वर्कफोर्स शिफ्टेड टू वॉर जोन। मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो वॉर करने चला गया, ठीक है, वॉर करने चला गया। अब जब वॉर करने चला गया, इस पर्टिकुलर वॉर के कारण पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है चेंज हो गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज्ड। जैसे अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री खुद को रीस्ट्रक्चर करने लगे। रीस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज क्या बनाने लगे, रेदर देन स्टील, मतलब जो जनरल कंजम्पशन की चीजें बना रहे थे उसकी बजाय इन लोगों ने वॉर रिलेटेड आइटम्स बनाने लगे। वॉर रिलेटेड आइटम्स। अब इसमें वर्क कौन कर रहा था, वर्क इसमें ज्यादातर वुमेन कर रही थी। अब मींस मेजॉरिटी ऑफ मेन पॉपुलेशन मूव टुवर्ड्स द वॉर जोन, तो वुमेन ने क्या करना लगा, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वापस से ये इसके अंदर एंटर करने लगी इंडस्ट्रियल वर्क में। तो एक तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। अब इधर क्या हो रहा था, 9 मिलियन पीपल, 20 मिलियन पीपल इंजर्ड, 9 मिलियन पीपल डेथ। बाद में जब ये 20 मिलियन भी वॉर के बाद जब वापस आए या फिर इंजर्ड थे, तो ये एक तरीके से बर्डन बने इकोनॉमी पे, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, आप सोचो कि उस टाइम पर जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन को अगर एग्जांपल हम लोग कंसीडर, ब्रिटेन एक तरीके से एक बिग पावर माना जाता था। और यूएस शुरू में तो वॉर में इन्वॉल्व था नहीं। यूएस उस टाइम पे इंटरनेशनल डेप्टर माना जाता था, इंटरनेशनल डेप्टर, यानी कि पूरी दुनिया का उधार उस कंट्री पे था। लेकिन इस वॉर के कारण जो ब्रिटेन का रिक्वायरमेंट था वेपन्स का और सारे रिक्वायरमेंट, तो ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस से डेप्ट लिया उधार, वो भी खूब सारे पैसे लिए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि ये इंटरनेशनल डेप्टर से यूएस बदल गया इंटरनेशनल क्रेडिटर। मैं तो एक का बात कर रहा हूं, ब्रिटेन, बाकी सारे कंट्री को इसने दिया, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। और ब्रिटेन की इकोनॉमी का क्या हाल था, ब्रिटेन का इकोनॉमी का सिचुएशन ये पहुंच गया कि वहां पर, क्योंकि देखो वॉर के टाइम में तो डिमांड अच्छा खासा था एम्यूनिशन का, आर्म्स का, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्शन चल रहा था। और वॉर जैसे जैसे डाउन होता गया वैसे वैसे प्रोडक्शन खत्म। तो ब्रिटेन का सिचुएशन ये था कि वहां पर 1 आउट ऑफ 5 पीपल जो है अनएम्प्लॉयड होने लगे। ब्रिटेन के इकोनॉमी का हाल ये था कि वहां पे 1 आउट ऑफ 5 पीपल जो है अनएम्प्लॉयड होने लगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। सो पोस्ट वॉर एनालिसिस से आप इसको ये समझो कि कैसे जो है ब्रिटेन का इकोनॉमी या फिर पूरे यूरोप का इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुआ। सो पोस्ट वॉर क्या हुआ, जब वॉर ओवर हो गया तो देखो ब्रिटेन क्या था उस टाइम पे, ब्रिटेन चाहे जर्मनी, ये वो कंट्रीज थे जो पूरे वर्ल्ड में रिक्वायर्ड जो भी उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था वो बेचा जाता था। और ब्रिटेन के लिए पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मेन मार्केट था तो वो था इंडिया। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द वॉर जो रिक्वायर्ड आइटम्स थे, जरूरत की चीजें थी, वो तो ब्रिटेन प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीस्ट्रक्चर हो गया था। ये वॉर से रिलेटेड ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने लगे।
इंडिया क्या हुआ, इंडिया भी इंडस्ट्रियली ग्रो करने लगा। अब हुआ क्या कि वापस से इंडिया को रिकैप्चर करना, इसके मार्केट को रिकैप्चर करना, वो लगभग जो है प्रॉब्लम, मतलब कि नॉट फिजिबल, क्योंकि पहले से अब यहां पे भी प्रोडक्शन वगैरह होने लगा। दूसरा एक और कंट्री था जो इंडस्ट्रियली डेवलप हुआ इस दौरान, जापान। जापान का जो इंडस्ट्रियल डेवलप हुआ वो इस तरीके का था कि अब ब्रिटेन के लिए इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करना मुश्किल था। इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करना मुश्किल, मींस कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन का एक मेन इकोनॉमी था, एक मेन मार्केट था इंडिया, वो भी गया। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जापान ने उसको जो है कवर कर लिया। तो ब्रिटेन का हाल समझो आप, जिस टाइम पे वॉर चल रहा था, सो वॉर से रिलेटेड आइटम्स की भाई बहुत हाई लेवल का डिमांड था। फिर उसी लेवल का प्रोडक्शन होने लगा, और इस प्रोडक्शन के कारण, हाई लेवल के प्रोडक्शन के कारण एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया काफी लोगों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। अब जब वॉर ही नहीं रहा, वॉर एंड हो गया, तो जो वॉर से रिलेटेड आइटम्स था उनका डिमांड जो है डाउन, डिमांड कम हो गया। डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्शन कम हुआ। जब प्रोडक्शन कम हुआ तो फिर इट लीड्स टू दी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना था कि ब्रिटेन में जो है लगभग 1 आउट ऑफ 5 मींस लगभग 20% पीपल अनएम्प्लॉयड। देखो एक बात अच्छे से समझ लो, दुनिया में सबसे टफ है अगर कुछ चीज को मैनेज करना, वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी इज लाइक दिस, इट्स अ माउंटेन पीक। अगर आप सपोज करो चल रहे हो, इस साइड में गिरोगे तो इन्फ्लेशन, और इस साइड में अगर गिरोगे तो डिफ्लेशन। एंड डिफ्लेशन जो होता है वो, मतलब डिफ्लेशन का मतलब किसी चीज का प्राइस गिरना, समझ लो। डिफ्लेशन जो है ऐसा माना जाता है 10 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव देन इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन जो आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करता है, उसका 10 टाइम्स मल्टीपल डिस्ट्रॉय करता है डिफ्लेशन। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ते रहेंगे चीजों को समझते जाएंगे। बट एक ये चीज अच्छे समझ लो, कोई भी गवर्नमेंट है, दैट इज द रीजन इतना आसान नहीं होता है इन्फ्लेशन को मैनेज करना। बहुत सारे लोगों का डिमांड ये रहता है कि जैसे ऑयल का प्राइस है, ऑयल का प्राइस हमारा मान लीजिए पेट्रोल को कंसीडर करें तो समवेयर अराउंड 100 रुपीज चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट इतने कम में ऑयल खरीदता है कि वो आसानी से चाहे तो 60-70 रुपए में बेच सकता है, और तब भी इनकम गवर्नमेंट की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट 100 मेंटेन करता है। अगर आज गवर्नमेंट को जो है ऑयल, अगर मान लो इंटरनेशनल मार्केट में उनको 50 रुपीज में पड़े, तो भी वो 100 का ही सेल आउट करेंगे, और चाहे वो 110 का करे तो हो सकता है थोड़ा सा मैनेज कर ले, 15 110 कर दे, लेकिन कभी भी 50 में मिल रहा तो ये इतने में नहीं खरीदेंगे। रीजन ये है उसका, ये अगर डिफ्लेशन आ जाएगा आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो, तो जितनी बातें रहती है फिर पॉलिटिकल है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर ही डेवलप करना, दैट व्हाट द स्टडी मींस। अदरवाइज गधे की तरह झंडा उठा के पीछे घूमते रहो, वही चलता रहता है। तो खैर अनएम्प्लॉयमेंट 20% वहां पर हाई लेवल का अनएम्प्लॉयड था, ये डिस्ट्रॉय किया। बट बात सिर्फ इतना ही नहीं था, सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्टर्ब थे। इसके कारण जो है यूएस अगर एग्जांपल लें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर आल्सो डिस्टर्ब। और यूएस एक ऐसा कंट्री था जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जो पूरी दुनिया में रेदर देन डेप्टर के बजाय एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन के उभरा था। तो हुआ क्या,
दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुआ। एग्रीकल्चरल सी जो यूरोप है, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप जो है इसको माना जाता है बेस्ट प्लेस फॉर वीट प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन का सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वॉर जो है जो हो रहा था उसमें रसिया इन्वॉल्व था, ऑस्ट्रिया हंगरी इन्वॉल्व था, जर्मनी इन्वॉल्व था, तो सम हाउ वी कैन से कि ईस्टर्न यूरोप पूरी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व था। अब वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण जो है, वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण जो एग्रीकल्चर इनका प्रोडक्शन था, स्पेशली वीट का प्रोडक्शन वो डाउन हो गया। वहां से वीट का प्रोडक्शन डाउन होने के कारण रिजल्ट ये हुआ कि अब मार्केट में तो वीट का डिमांड है ही, तो यूएस हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऐसे कई सारे कंट्रीज, इन लोगों ने वीट प्रोडक्शन बढ़ा दिया अपना, मोर वीट प्रोड्यूस करने लगे। अब सिर्फ वीट ही नहीं होता है, आप वीट प्रोडक्शन के कार जो है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे कंट्रीज को फिगर आउट करोगे, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को, तो यहां पर जो है मैसिव लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सो इट कॉज फॉर दी एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मान लो कोई ब्रेड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो एक तरीके से कुछ छोटे मोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब हुआ क्या, जब वॉर एंड हो गया, जब वॉर एंड हो गया तो वापस से जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्ट यूरोप है, वापस से अपना वीट प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, स्टार्ट वीट प्रोडक्शन, और इनके वीट प्रोडक्शन का डिमांड अच्छा था। तो हुआ क्या, ओवरऑल मार्केट के अंदर वीट की सप्लाई बढ़ गया, वीट सप्लाई इंक्रीज मार्केट के अंदर। वीट सप्लाई इंक्रीज होने के कारण जो इसका प्राइस है वो क्रैश कर गया। अब ये प्राइस यानी कि कम हो गया, प्राइस क्रैश होने के कारण वीट जो इधर वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, मींस नो रिटर्न प्रॉपर, अच्छा रिटर्न इनको नहीं मिल रहा है, तो ये लेबर को क्या देंगे, कुछ नहीं। तो इनके लेबर जो है, एग्रीकल्चर लेबर अनएम्प्लॉयमेंट फील करने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने लगे, ये हो गए। प्लस यहां पर ब्रेड इंडस्ट्री ये अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने लगी। अब जितने भी ये स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किए गए हैं सब में कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है बैंकर्स के थ्रू, और ये लीड करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। आप इस बात को समझो जरा, मैं इसको एक मिनट में मिटाता हूं, फिर यूएस की इकोनॉमी कैसे फ्लरिश कर रही थी उसको भी समझते हैं। सो इट वाज अ टाइम, 19th सेंचुरी का लास्ट जो था, 19th सेंचुरी के लास्ट में, इट वाज टाइम फॉर द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसको समझते हैं हम, इससे हमें यह समझ में आ जाएगा कि कैसे यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी कैसे फ्लरिश कर रही थी। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में, मान लो 1890s के आसपास, 1880s के आसपास एक असेंबली लाइन मेथड ऑफ प्रोडक्शन इसको अडॉप्ट किया गया। मतलब कहने का मतलब ये था, पहले जो है स्लॉटर हाउस हुआ करते थे, तो स्लॉटर हाउस में क्या था, एक असेंबली लाइन, यानी कि जैसे आप ऐसे समझ लो, ये एक मैकेनिकल लाइन है, एक जगह जानवर का कट किया गया, दूसरी जगह उसके जो पीसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग,
तीसरी जगह एक एक पीस जो है मान लो आया, चौथी जगह इसको पैक किया गया, पांचवी जगह प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से असेंबली लाइन अडॉप्ट किया गया। तो इसी असेंबली लाइन को फोर्ड ने अडॉप्ट किया। फोर्ड एक कार मैन्युफैक्चरिंग डिट्रॉइट में इन्होंने अडॉप्ट किया शुरुआत में। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रोडक्शन था, कार प्रोडक्शन, वो इंक्रीज हो गया। कार प्रोडक्शन इंक्रीज, किस लेवल का इंक्रीज हुआ आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि एक कार को बनने में 3 मिनट लगता था, इस लेवल पे पहुंच गया। तो इसमें होता क्या था, असेंबली लाइन में सिर्फ कार के पार्ट्स को जो है एक सीरियल ऑर्डर में, मतलब एक सेट ऑफ वर्कर्स यहां पे है, उसको अटैच किए, फिर अगला। तो ये असेंबली लाइन जो है असेंबल करने का काम करता था कार के जो पार्ट्स थे। अब इससे हुआ क्या, प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो, वर्कर को एक ही रोबोटिक टाइप का काम करना पड़ता था, रोबोटिक टाइप ऑफ वर्क। दूसरी बात, जो इनका असेंबली लाइन था एक मैकेनिकल लाइन था, उसमें दिक्कत ये था कि उसको तो ह्यूमन ऑपरेट तो कर नहीं रहा था, तो मशीन की तरह रन कर रहा था आगे। अब ये वर्कर्स को ना तो चाय नाश्ता का टाइम देता था, ना किसी से वो इंटरेक्ट करने लगे, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जो है डिप्रेशन में चले गए। अब डिप्रेशन के कारण क्या किया उन्होंने, जॉब छोड़ना शुरू कर दिया असेंबली लाइन का। तो असेंबली लाइन के जब ये लोग जॉब छोड़ने लगे, तो जो मान लो कार ओनर थे फोर्ड ने क्या किया, वेज डबल कर दिया, वेज को डबल कर दिया। और एक बात याद रखिएगा, असेंबली लाइन लगभग यूरोप हर जगह फिर अडॉप्ट हो गया था धीरे धीरे। खैर, वेज डबल होने के कारण अब जो वर्कर्स थे, वर्कर की इनकम बढ़ गया। तो 1920 जैसे ही वॉर एंड हुआ था, 1920s में नो डाउट जो है वॉर से रिलेटेड आइटम्स जो बन रहे थे उसमें कमी आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी आया, लेकिन इनका जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो फ्लरिश कर रहा था। तो इससे उभरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा यूएस को। वर्कर्स जो है इनका इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने के कारण इनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। अब कंजम्पशन में क्या आने लगा, कंजम्पशन में ये अपने लिए जो है इस सिचुएशन में ये आ गए कि ये खुद के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदने लगे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा हाउस। और अगर इनकेस किसी के पास घर ना भी हो, पैसे ना भी हो, ठीक है, उनको जो है मंथली या वीकली क्रेडिट प्रोवाइड करने का भी मेथड था कि आप मंथली पे कर देना, आपको सैलरी तो मिल ही रहा है। तो इस तरीके से कंजम्पशन राइज होने लगा। कंजम्पशन राइज होने के कारण इकोनॉमी अच्छा खासा बूस्ट कर रहा था इनका, ठीक है। हाउ जो भी इनका बेसिक रिक्वायरमेंट था, ये डबल इनकम के कारण इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वॉर के टाइम में, क्योंकि अब इसी इकोनॉमिक राइज होने के कारण यूएस जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिटर बन गया कैपिटल का। कैपिटल ये जो है क्या करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। जैसे यूरोप बर्बाद हुआ वॉर के बाद, तो यूरोप को रिकवर करने में कौन इन्वॉल्व हुआ था, यूएस हुआ था। उसने पैसे दिए थे, कहां से पैसे आ रहे थे, इनकी इकोनॉमी। बट ये भी ऐसा नहीं था कि ये लास्ट करता है, अल्टीमेटली जो है एक वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है जिसका नाम था ग्रेट डिप्रेशन 1929। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कस। तो किस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन ने पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया उसको समझते हैं। दी ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस है एक मेजर। तो जिस टाइम पे यूएस फ्लरिश कर रहा था, उसका दोनों सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, दोनों ही सेक्टर जो है
वॉर के टाइम में, उसके बाद भी अच्छा खासा फ्लरिश हो रहा था। ठीक है, अब इनको फ्लरिश करने में भी से अगर कोई भी कंट्री है उसमें फाइनेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ही मैटर करता है कि उनका फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। तो फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मेजर रोल प्ले करता है बैंक। तो बैंक क्या कर रहा था, बैंक दे रहा था लोन इनको भी लोन कि लो काम करो, इनको भी लोन दे रहा था, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा था। अब जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाता था ज्यादातर मान लो कंजम्पशन बेस्ड, तो उसको पब्लिक परचेज करता था। पब्लिक जैसे कि मान लो कार हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर, और इसको भी इन्होंने क्या कर रखा था, इसको कंज्यूम करने के लिए प्रॉपर वे से इनको भी लोन दे रखा था बैंक वालों ने कि जो ठीक है इन्वेस्टमेंट कर लो, इंस्टॉलमेंट पे अपने सामान, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करो। एक बात याद रखना कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे भी कंट्री में यही है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मेजर पॉपुलेशन। चलो ये तो ठीक है, ये एक बेसिक बात हो गया। यूएस एज ए गवर्नमेंट, इनके पास भी अच्छा खासा पैसा आ रहा था, तो इन्होंने भी अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया अदर कंट्रीज में। यूरोप, हम लोग 1920s की बातें कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा एक इवेंट है 1929 में, यानी कि लगभग 1928 तक क्या हुआ उसको समझेंगे। यूरोप और अदर कंट्रीज को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनके डेवलपमेंट को समझ लो, डेवलपमेंट को फाइनेंस करने लगे। चलो ये तो ठीक है। अब एक चीज और समझो, उस टाइम पर जितने भी कंट्रीज हुआ करते थे, मान लो इंडिया, चाहे किसी भी कंट्रीज को कर लो, वर्ल्ड के सारे बैंक जो हुआ करते थे, जैसे इंडिया में भी कई सारे बैंक थे, हर गली में एक बैंक हुआ करता था। वर्ल्ड के जितने भी बैंक थे, इन सबके पैसे लगभग, क्योंकि जहां से अच्छा रिटर्न आएगा वहीं पे, यहां पे इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था यूएस के बैंक में। तो यूएस के पास हर तरफ से पैसा बहुत आ रहा था, तो इस तरीके से इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था। अब सिचुएशन कहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ, कैसे लीड टू द ग्रेट डिप्रेशन, इसको आप समझो। अब बैंक को क्या चाहिए, इनको चाहिए, इन्होंने लोन दिया है, इसके बदले में इनको यहां से रिटर्न चाहिए, यहां से रिटर्न चाहिए, यहां से भी रिटर्न चाहिए, और इनको यहां रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि पहला इवेंट जो हार्मफुल होता है, फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्राइस। तो हुआ क्या, यूरोप जब इवॉल्व हुआ, जब डेवलप होने लगा, वापस से रीस्ट्रक्चर्ड होने लगा, तो इन लोगों ने, क्योंकि यूरोप में वीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, वीट प्रोडक्शन इनका बढ़ गया, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप। जब ये ज्यादा वीट प्रोड्यूस करने लगे, तो मार्केट के अंदर वीट की सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में वीट सप्लाई इंक्रीज होने के कारण जो है, इसका प्राइस क्या हुआ, फेल हो गया, बहुत डाउन हो गया। प्राइस फेल होने के कारण जो है, ये रिटर्न एग्रीकल्चर सेक्टर में, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं था कि खेती ही हो रहा था, इवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ब्रेड इंडस्ट्री थे, ये सारी चीजें, ये एज ए रिटर्न इस यूएस के बैंक को देना बंद कर दिए या कम कर दिए। ठीक है, ये कम कर दिए। अब इस सेक्टर के अंदर जितने भी पॉपुलेशन पीपल थे, लोग थे, उन्होंने कार अगर मान लो खरीद रखा तो उसका इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिए, नहीं पे कर पा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, है ना, यही लोग हैं। अब ये जब इनकम अगर डिस्टर्ब हुआ, तो ये इधर से भी बैंक का इनकम खत्म हुआ। अब जब ये नॉट एबल टू पे इंडस्ट्रीज, अगर ये खरीदेंगे ही नहीं तो फिर इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं जाएगा, तो इंडस्ट्री के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो इंडस्ट्री भी अनेबल टू पे लोन, और इधर इंडस्ट्री पे तो कर ही नहीं पा रहा,
तो ये इनको कहां से रिटर्न कर पाएगा? ये भी रिटर्न नहीं कर पा रहा है, बैंक जो अर्न कर रहा था। अब जब ओवरऑल सबकी अर्निंग खत्म हो गई तो यूएस की अर्निंग खत्म हो गई, वो इनको नहीं दे पा रहे। ये बेचारे अपने डेवलपमेंट के काम में लगे हुए थे, रोड वगैरह बनवा रहे थे, अब इधर से पैसा आना तो बंद हो गया। अब ऐसा तो नहीं है आज लोन दे दिए कल से जो है रिटर्न इंटरेस्ट देना, अरे भाई डेवलपमेंट का काम लंबा चलता है, ठीक है, तो ये भी रिटर्न देना बंद कर दिए। इवन यूएस को अपने कंट्री को बचाने के लिए, अपने कंट्री के इकोनॉमी को बचाने के लिए इसने टैरिफ इंपोज कर दिया बहुत सारी कंट्रीज पे, ताकि इनका जो प्रोडक्ट आए कम से कम हमारे कंट्री के तो सामान बिकते रहे। टैरिफ इंपोज करना, तो जो बचा खुचा कंट्रीज था और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, टैरिफ के कारण फर्दर डिस्ट्रॉय हो गया। दिस लीड टू, अब ये जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक का मतलब नॉट वर्ल्ड बैंक, दुनिया के कई सारे जो बैंक्स थे, बैंक्स इंक्लूडिंग मान लो इंडिया का। अब इंडिया के बैंक में पैसा किसके था? आम पब्लिक का। अब वो आम पब्लिक का पैसा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। दिस लीड टू, ये क्या शो कर रहा है? आप ये देख सकते हो कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी लिंक हो गया था, लिंक ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी लिंक होने के कारण जो है एक इंपैक्ट, एक तो ये पहला इंपैक्ट तो मान लो इसके कारण सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। दूसरा, सेकंड क्या था? लिंकिंग ऑफ इकोनॉमी। कैसे इकोनॉमी हुआ लिंक? बिकॉज ऑफ लोन बाय यूएस टू अदर कंट्रीज। अब ये क्या हुआ? इससे तो सिर्फ जो है यूएस के अंदर डिस्टर्बेंस आया, इस लिंकिंग के कारण पूरे दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया। और इस इवेंट को बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन। और ये लास्ट, अब देखो हर एक कंट्री में अलग अलग, जैसे 1929 से लेकर ऐसा माना जाता है 33 तक था, तो 4 साल में किसी किसी कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे आया होगा, ठीक है। अब ग्रेट डिप्रेशन का आप रिजल्ट देखो, सिर्फ यूएस में लगभग मोर देन 4000 बैंक जो है कोलैप्स कर गए, बैंक कोलैप्स कर गए। मोर देन 1,10,000 1.1 लाख कंपनीज ये बंद हो गई, कंपनीज शट डाउन। अब जब ये सब चीजें हुआ तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन इमेजिन कि कितने लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्प्रेड हुआ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ग्रेट डिप्रेशन समझ में आया होगा, क्लियर। बाद में फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी ऐसे ही वर्क करता है, इट रिकवर्स। बट ग्रेट डिप्रेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफ्लेशन बताया था, इट्स अ फॉल ऑफ प्राइस, दैट्स व्हाट, हाईली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इट्स नॉट इजी टू मैनेज इकोनॉमी इन बोथ वेज। आप मैनेज करोगे, वो एक तरफ इन्फ्लेशन दिखेगा तो दूसरी तरफ डिफ्लेशन, तो ये बहुत टफ काम होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशन था? इंडिया ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। अब इंडिया में भी एक तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया, इवन अगर आप आउटकम में देखोगे तो जिस लेवल पे बैंक कोलैप्स हुआ था उसी का आउटकम था आरबीआई का एस्टैब्लिश होना, खैर वो अलग बात है। अदर पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्ट पब्लिक को ज्यादा इंपैक्ट किया वो ये किया कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसा होता था जो वो कहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि अदर कंट्रीज को। बट इस टाइम पर अदर कंट्रीज जो है क्या है, अदर कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली अनस्टेबल। अब इसके कारण इन्होंने क्या कर रखा था, अदर कंट्रीज ने या तो टैरिफ लगा रखा था, सभी ने किया था, हम भी करेंगे, टैरिफ लगा रखा था या तो बैन कर रखा था, ठीक है, टैरिफ लगा रखा था या फिर बैन कर रखा था सप्लाई
बैंक नहीं, बैन, ठीक है, बैन कर रखा था किसी भी तरीके से। अब इसके कारण हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन है वो नाउ इन इंडियन मार्केट, नाउ इन इंडियन मार्केट। अब इसके कारण जो है जो भी एग्रीकल्चर सप्लाई है वो इंडियन मार्केट में होने के कारण सप्लाई इन मार्केट, सप्लाई इन मार्केट इंक्रीज। अब मटेरियल का मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दिस लीड टू प्राइस लो। तो ऐसे कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थे जिनके प्राइस 50% डाउन हो गए। मान लो एक जूट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बंगाल में जूट प्रोडक्शन होता है जिसका मेन पर्पस था गनी बैग्स बनाने में, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि इस टाइम पर जो है इन लोगों ने जब एक्सपोर्ट करना चाहा तो एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाए, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के कारण ये मार्केट में आया और इसका 60% प्राइस क्या हो गया, कोलैप्स। अब सोच के देखो, जिस बंदे ने इंडस्ट्री मान लो जूट का लगाया होगा, उसने बैंक से कुछ लोन लिया था कि मैं अपने इंडस्ट्री को बढ़ाऊंगा, एक्सपैंड करूंगा, सामान बिका ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा बैंक करप्ट हो गया। ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं 1929 से लेकर 33 के बीच में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं था उस टाइम पे हम लोग आजाद थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी खुद की प्रॉब्लम को देख रही थी, तो ये कहीं से भी रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे, रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे, इनको रेवेन्यू चाहिए। फार्मर्स जो पीजेंट थे वो दुखी हैं, पीजेंट जो भी उगा रहे हैं दे इन क्राइसिस, क्योंकि जो भी उगा रहे हैं वो मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा उतने का। ओवरऑल देखा गया जो भी इन्होंने किसी से लोन ले रखा था उसको देना, पैसा तो देना ही पड़ा। इन टर्म्स ऑफ जो इंडिया से आया, इंडिया से अगर आप देखोगे रिटर्न जो था, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मेटल, प्रीशियस मेटल, स्पेशली गोल्ड, और ये अल्टीमेटली जा कहां रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा था, गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा था अपने कंट्रीज में या इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे इनका उधार था। तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है, एक इकोनॉमिस्ट है, नाम है उनका जॉन मेनार्ड काइंस। इनका कहना यह है कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट ने वर्ल्ड के इकोनॉमी को रिकवर करने में हेल्प किया। वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर्ड, इंडिया का जितना गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ उससे वर्ल्ड के इकोनॉमी को रिकवर। बट रियलिटी में क्या था, रियलिटी में पीजेंट दुखी थे, परेशान थे, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान थे, ठीक है। स्पेशली देखो टाउन एरिया वाले लोग ज्यादा अफेक्टेड नहीं थे, टाउन वाले लोग तो इनको तो मान लो जो है कम सस्ते में जो है एग्रीकल्चरल आइटम, ये तो बड़े खुश हो रहे थे, इनको कोई दिक्कत नहीं था। बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो हमारा गांव में रहता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंडल्ज है, तो इनके लिए तो नाइटमेयर था पूरा, ठीक है, इनके लिए नाइटमेयर था। इसी दौरान जो है, क्योंकि अगर आप देखोगे हिस्ट्री उठा के देखोगे, जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी आपको मूवमेंट दिखेंगे, इस टाइम पे एक मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम लॉन्च किया था इस टाइम पे। और क्योंकि पब्लिक दुखी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, दैट इज द रीजन दे गेट ह्यूज सपोर्ट। उस टाइम पे इनको ह्यूज सपोर्ट मिला। और आप पूरे हिस्ट्री को उठा के देख लोगे, जितने भी मूवमेंट आपको दिखेंगे समहाउ दे आर रिलेटेड विद द इकोनॉमी, ठीक है। एट द सेम टाइम एक कंट्री के जो नेशनलिस्ट लीडर थे, इनके प्रेशर के कारण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडिया के लिए क्या किया था, टैरिफ इंपोज किया था कि कोई भी बाहर का प्रोडक्ट जो है इंडिया में अगर आएगा तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो समहाउ इंडिया भी हाईली इंपैक्टेड था बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। एंड इंडिया वाज द वन कंट्री जिसके गोल्ड एक्सपोर्ट के कारण पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को रिकवरी करने में मदद किया। बट ये अगेन इट वाज अ वेरी मच
डिप्रेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा क्राइसिस वाला इश्यू तो था ही। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कल। होपफुली इस चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर में ओवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।